हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप बखूबी अच्छे से इस वीडियो के साथ साथ में आप अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आप इस वीडियो के साथ साथ अच्छी तरह से नोट्स बना रहे होंगे। मुझे विश्वास है आपके ऊपर, और जितना हो सकेगा मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का यहाँ पर प्रयास करूँगा, ताकि आपके जो आरबीसी बोर्ड है 10th की, उसके अंदर नंबर अच्छे से अच्छे मिलेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर जो भी आपको चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको बुक में से कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपके लगभग साइंस में से हर साइंस में आपके बोर्ड के अंदर 100 में से आउट ऑफ 90 से अबव ही जाएंगे, अगर अच्छे से याद करते हो तो। ओके, चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 मीन्स एसिड बेस एंड सॉल्ट के पार्ट नंबर 3 के बारे में। कल के अपने वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि एसिड जो होते हैं वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर एसिड अलग अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है। जैसे एक बार वापस हम रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले अपने एसिड की जो क्वांटिटी है, सॉरी एसिड की जो रिएक्शन है, वो हमने करवाई थी मेटल के साथ में। और हमको पता है जब भी एसिड मेटल के साथ में, इट मींस धातु के साथ में जब भी रिएक्शन करता है तो हमेशा सॉल्ट तो बनाता ही है, प्लस सॉल्ट के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सेकंड हमने पढ़ी थी एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में, तो उसमें कौन सी गैस रिलीज करता? उसमें वो रिलीज करता आपका CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड हमने रिएक्शन पढ़ी थी, एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी हमने मेटल ऑक्साइड, इट मींस धातु ऑक्साइड के साथ में। तो जब भी आपका एसिड है वो धातु ऑक्साइड मींस मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो हमेशा आपका सॉल्ट बनाएगा, लवण बनाएगा, प्लस बनाएगा आपका वाटर, इट मींस जल बनाता है। तो ये अपने कल के वीडियो के अंदर अपने रिवाइज कर लिया था। आज हम बात करने वाले सार की अभिक्रिया के बारे में, रिएक्शन ऑफ बेसिक विथ मेटल के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले है कि कुछ धातु सार के साथ क्रिया करके अम्ल के समान ये बेटा कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो वहां पर भी एसिड ने मेटल के साथ में रिएक्शन किया था तो उसने भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया था। और यहाँ पर भी अगर बेसिक जो है सार अगर है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी आपके एसिड के समान ही H2 गैस को निकालता है। सम मेटल्स आर रिएक्ट विद बेस, कुछ मेटल है अगर वो बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं देन रिलीज ऑफ H2 गैस, तो बड़ा वो H2 गैस को रिलीज करते हैं। अब आप बात यहाँ पर आती है, सर आपने लिखा सम मेटल, क्या मतलब ऑल मेटल क्या काम नहीं करते? नहीं, बड़ा कुछ मेटल है जो आपके साथ बेस के साथ रिएक्शन करके H2 गैस को रिलीज करते हैं। वो मेटल कौन कौन से? एक तो है आपका जिंक, जड़न, दूसरे आपका SN टीन, तीसरा आपका एल्यूमिनियम। चलो इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल, अपने लिया कुछ धातु ले लिया, मिस अपन ने ले लिया मेटल, ठीक है। इसके रिएक्शन अपन कराएंगे सार के साथ में, यहाँ पर ले लिया अपने बेस, क्लियर। जब भी इन दोनों के रिएक्शन आपस में कराएंगे तो एक तो बनेगा आपका लवण, क्या बनेगा बेटा? लवण बनेगा, मीन्स बनेगा सॉल्ट, और दूसरा बनेगा इसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, चलो बनेगा एग्जाम्पल सीखते हैं। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं, धातु को लेंगे जिंक, क्या लेंगे बेटा? जिंक। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर जिंक लेता हूँ और जिंक की रिएक्शन में सार मिस बेस से करवाता हूँ। मैंने आपको बताया था बेस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस आपके दो ही होते हैं, एक तो आपका होता है NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और दूसरा होता है आपका KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब इनकी दोनों की रिएक्शन आपस में होगी तो देखो क्या बनने वाला है। इसको मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपको बड़ा मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे दो, तो देखो इसमें से क्या बनने वाला है आपका सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। तो देखो Na कितने? 2 है, तो मैं यहाँ पर Na लिख लूंगा, Na लिख लिया। Na कितने? 2 है, तो मैंने Na2 कर लिया। फिर Na का फिर यहाँ से Zn आएगा, देखो मतलब ये आपस में मिल जाएंगे, ये Zn, ये Na और ये O, ये तीनों आपके आपस में क्रिया करके बनाएंगे सोडियम जिंकेट। तो Na2 फिर Zn फिर O कितने? O भी 2 है, तो Na2 ZnO2। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम, ये हो जाएगा जिंकेट, इसका नाम है आपका सोडियम जिंकेट, ठीक है। और साथ में आपके अब क्या बच गई? यहाँ पर H है, वो कितने बटा 2 है, तो यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो गई। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ आपका टीन लेता हूँ, मैंने ले लिया SN, इसकी रिएक्शन में 2N
NaOH से करवाता हूँ तो देखिए क्या बनेगा, इसके अंदर भी सेम वो का वही एसएन जो होगा वो NaO से रिएक्शन कर लेगा। क्लियर, तो यहाँ पर बन जाएगा Na2 सेम ऐसे का ऐसे ही Na2 और यहाँ पर ये लिया Zn तो यहाँ पर लेना Sn, फिर Na2SN और यहाँ पर कितना बड़ा O कितना 2 Na2SnO2 तो ये हो जाएगा सोडियम स्टेनोइड, सोडियम स्टेनोइड, ठीक है, सोडियम स्टैंडर्ड। और साथ में आपके H आपके 2 बच गए तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है वो H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है सारों के अधातु ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन, बेस रिएक्शन विद द नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। अपन मेटल ऑक्साइड के सामने पढ़ चुके हैं एसिड की, जिनके आपको इसमें ये भी देखना है कि मेटल ऑक्साइड था उसकी बड़ा नेचर कैसी होती है, आपकी सारी होती है बेसिक होती है, ठीक है ना। उसकी उल्टी है यहाँ पर जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड होंगी उसकी नेचर कैसे होगी, एसिडिक होगी, मींस आपकी अम्लीय होगी। अपन रिप्रेजेंट भी करेंगे कि कैसे होती है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि सार जब भी आपके अधातु ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो बड़ा वो लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बेस इज रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड देन प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, देन प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो चलो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ बेस लेता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई लिया साल लिया, मिस अपने बड़ा लिया बेस लिया, इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड के सामने मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। तब एक तो बनेगा आपका लवण मीन्स बनेगा आपका सॉल्ट प्लस साथ में बनता है आपका जल, इट मीन्स वाटर। चलिए आपको देखते कि सर ये बनता कैसे एक्चुअली, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सार लेता हूँ, आपके एग्जांपल के अंदर लेता हूँ, मैंने सार के फॉर्म में मैंने ले लिया NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ना सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन में करवाता हूँ नॉन मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में लेता हूँ CO2। आपको पता है कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक है ना। अधातु का मैंने ले लिया ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जैसे इसकी रिएक्शन में इससे कराऊंगा तो देखो बड़ा क्या बन जाएगा, इसमें आपके NaOH के बड़ा आपको एटम लेने पड़ेंगे 2, कितने लेने पड़ेंगे 2। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका जो Na है प्लस वो आपके ऐड हो जाएगा CO के साथ में। अब आपका पता है बेटा Na भी कितना 2 है, O भी कितना 2 है और H भी कितना 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका Na कितना 2 है तो Na2 आ जाएगा, यहाँ पर Na2 आ जाएगा। अब देखिए CO2 होता है वो Na है ना, CO2 जो है वो Na के साथ में ऐड हो जाएगा, बट यहाँ पर बात यह रखनी है कि Na जो C के साथ ऐड हो जाएगा तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितने 2, तो 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो CO2 की जगह हो जाएगा CO3, तो ये बन जाएगा CO3 प्लस बचा क्या देगा, अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया, अब बचा कितना एक ऑक्सीजन यहाँ बचा हुआ और 2 हाइड्रोजन बचे हुए, इट मींस आपका हो गया 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये बन गया आपका वाटर, ठीक है। तो जवाब आ गया होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आप बोलेंगे बड़ा इसका जनरल नेम क्या है, तो इसको अपन जनरल नेम में कहते हैं धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, इट मींस वॉशिंग पाउडर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा कि सर हमको एग्जाम में अगर ये नहीं आ रहा तो दूसरा एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया बेस के फॉर्म में 2NaOH ले लिया और इसकी रिएक्शन इसके बाद मैं करवा रहा हूँ SO3 के साथ में, इसका नाम है सल्फर, वो कितने 3 है इसलिए बोलेंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड, क्या बोलेंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड है ये, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कोई भी एटम अगर एक बार हो तो मोनो आएगा, 2 बार हो तो डाई आएगा, 3 बार हो तो ट्राई आएगा और 4 बार हो तो आएगा डेटा। तो यहाँ पर 2 बार था इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 बार है इसलिए सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी रिएक्शन इसकी होगी, आपका जो Na होगा वो यहाँ पर आपकी SO3 से हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन वो की वही है, यहाँ पर भी आप देखना है O कितने हैं 2 है, तो इन 2 O में से एक O ऐड हो जाएगा इसके साथ में ताकि ये SO3 का SO4 हो जाएगा। थोड़ा सिंपल क्या बन जाएगा Na2
इसकी तरह Na2 और यहाँ पर SO3 का तो Na2SO4 ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस अब आपका एक ऑक्सीजन यहाँ बच गया और 2 H बच गए, तो ये बच गए 2 H और एक ऑक्सीजन जिसका नाम हो गया H2O। इसका जो बना है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है? सोडियम सल्फेट। क्लियर? अब देखिए नॉन मेटल जो ऑक्साइड थे उसके बारे में आपको नीचे एक नोट लिखना है। नोट बेटा ये लिखना है कि जितने भी आपके अधातु ऑक्साइड जो होते हैं, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? इनकी प्रकृति होती है अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय होते हैं। नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, जितने भी आपके नॉन मेटल ऑक्साइड है उनकी बड़ा नेचर कैसी होती है? उनकी नेचर होती है एसिडिक। अपने कल जो प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जितने भी आपके धातु ऑक्साइड थे, यहाँ पर अधातु ऑक्साइड है, वहां पर धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति बड़ा वो कैसी होती थी? बेसिक। कैसे थी बेटा? बेसिक। उसको अपने रिप्रेजेंट किया था जब जैसे ही बड़ा मैंने धातु ऑक्साइड को बड़ा रिएक्शन करवाई थी वाटर के साथ में, तो उसने एक सार बनाया था, एक बेस कंपाउंड बनाया, इसलिए हम प्रूव कर सकते हैं कि उनकी नेचर आपकी बेसिक होती है, इट मींस सारी होती है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि अधातु ऑक्साइड है उनकी बड़ा नेचर होती है एसिडिक होती है, तो उसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखो मैं अधातु ऑक्साइड को भी ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक अधातु ऑक्साइड ले लिया, आपका CO2 ले लिया। क्या ले लिया? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको मुझे प्रूव करना है कि इसकी नेचर एसिडिक है या नहीं है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा वाटर के साथ में। क्या करूंगा बेटा? वाटर के साथ में। तो देखो बेटा अब यहाँ पर H2 है, ये प्लस है। अब यहाँ का जो O होगा, H2 ये तो प्लस अकेला रहेगा, और यहाँ का जो O होगा वो इसके साथ हो जाएगा, तो CO2 की जगह CO3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H2CO3। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H2CO3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। क्या नाम है? कार्बोनिक अम्ल। हिंदी में इंग्लिश में इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। सिंपल है। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक एसिड कंपाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है? एक एसिड कंपाउंड बन रहा है। तो जैसे ही मैंने नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने जल से कराई, वाटर से कराई, तो उसने एक एसिड वाला कंपाउंड दिया। इससे ये प्रूव होता है कि आपके जितने भी आपके अधातु ऑक्साइड है उनकी बड़ा नेचर कैसी होती है? एसिडिक होती है। चलो एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने ले लिया, अभी रिएक्शन कराती है आपके सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन। इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ आपके H2O के साथ में। ओके, तो यहाँ पर भी सेम वो की वो कंडीशन, H2 आपका अकेला रहेगा और यहाँ का जो O हो जाएगा वो ऐड इसमें हो जाएगा, तो SO3 की जगह आपका हो जाएगा SO4। क्या हो जाएगा? SO4। तो जैसे मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो ये देखो H2 का H2 हो जाएगा। अब यहाँ पर SO इसमें ऐड हो गया, तो SO3 की जगह SO4 हो गया, H2SO4। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको अपन कहते हैं द किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। क्या है ये? अम्लों का राजा, सबसे खतरनाक एसिड आपका यही है। तो इसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है कि इनकी जो नेचर होती है बड़ा कैसी होती है? आपकी एसिडिक होती है, मींस अम्लीय होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, अब देखो अपने एसिड की भी रिएक्शन पढ़ लिए, अपने सार बेस की भी रिएक्शन पढ़ ली। अब हम आपस में एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करवाएंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं एसिड और बेस के आपस में होने वाले रिएक्शन के बारे में। तो देखो इसमें आपको समझना ये है कि एसिड और बेस जब आपस में एक दूसरे से ही रिएक्ट करता है तो एसिड जो होता है वो बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है, और जो बेस जो होता है वो एसिड के इफेक्ट को खत्म होता है। मतलब जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, जो बनने वाला उत्पाद होगा, न तो वो एसिडिक होगा और न वो बेसिक होगा, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट एक दूसरे के इफेक्ट को या एक दूसरे के प्रभाव को बड़ा क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। मतलब एसिड बेस की रिएक्शन बनने के बाद न एसिड रह पाएगा, और बेसिक जो है वो बड़ा एसिड से रिएक्शन करने के बाद न उसका नेचर बेसिक रह पाया। मतलब उसका नेचर बन जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका इन दोनों का बीच वाला बनेगा, जिसको अपन कहते हैं उदासीन। इट मींस उसको कहते हैं न्यूट्रल। तो प्रोडक्ट यहाँ पर न तो एसिडिक बनता है न बनता है बेसिक, प्रोडक्ट बनेगा आपका उदासीन, इसलिए इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रोडक्ट बनता है आपका न्यूट्रल, इसलिए इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो अपन समझते। देखिए जब अम्ल व सार आपस में क्रिया करते हैं तो एक तो बनाएंगे लवण। अब ये लवण जो बन जाएगा, ये जो लवण है न तो आपका एसिडिक है और न ही आपका बेसिक है। मतलब ये कैसा रहेगा? बड़ा ये रहेगा आपका उदासीन, न्यूट्रल रहेगा।
इसलिए इसको कहते हैं उदासीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और साथ में जल का निर्माण भी करते हैं। एक तो बनता है आपका लवण सॉल्ट बनता है और साथ में बन रहा है जल का निर्माण, अर्थात उत्पाद न तो अम्लीय होगा और उत्पाद न तो क्षारीय होगा, इसलिए इसको कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। When acid react with the base, then production of salt, एक प्रोडक्शन सॉल्ट का होता है, एक होता है आपके वाटर का। इट मीन्स प्रोडक्ट नाइदर एसिडिक, न तो बड़ा वो एसिडिक होगा, एंड नो बेसिक, और नहीं वो बेसिक होगा, दैट इज कॉल्ड आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो इसको अपन एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने इसका एग्जांपल लिखता हूँ, मैं एक लूंगा आपका एसिड लूंगा, यहाँ पर मैंने लिया एसिड, एसिड की रिएक्शन में करवाऊंगा बेस के साथ में, तो एक तो बनेगा आपका सॉल्ट, मतलब वही लवण, प्लस साथ में बनेगा आपका वाटर, जल बनेगा। चलो इसको अपन एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने एसिड के फॉर्म में यहाँ पर ले लिया HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl ले लिया, और बेस के फॉर्म में लेता हूँ मैं NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ पर मैंने एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके नाम तो आपको याद ही होंगे। चलिए अब आपको बताइए सर, H जो होता है प्लस होता है, Cl माइनस, NaOH का Na प्लस और OH आपका हो जाएगा माइनस। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ का जो Na होगा वो यहाँ के Cl से रिएक्ट करेगा, और यहाँ का जो H होगा वो इसके OH से रिएक्ट करेगा। सिंपल बात दिख रहा है ना आपको, साफ देखा। देखो यहाँ का जो प्लस है वो इसके नेगेटिव Cl से रिएक्ट किया, और यहाँ का जो प्लस है वो इसके नेगेटिव से किया, मतलब ये बन जाएगा Na और यहाँ का Cl, तो ये बन जाएगा NaCl, प्लस साथ में बन जाएगा H कितने हो गए, 2 H2, और यहाँ का एक O, तो ये बन जाएगा आपका H2O। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन अपने आम भाषा में क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ NaOH, क्या करता हूँ NaOH के साथ में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बड़ा H2 जो होता है वो होता है बड़ा प्लस, तो SO4 जो होगा आप माइनस। इसके अंदर बताइए Na प्लस OH माइनस, तो साफ दिख रहा है यहाँ का जो सर Na होगा वो यहाँ के SO4 से मिलेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ का जो H होगा वो बड़ा रिएक्ट करेगा यहाँ के OH से, लेकिन बड़ा यहाँ पर इस रिएक्शन क्या बैलेंस नहीं होगी, तो बैलेंस करने के लिए चलो एक बार देख लेते हैं, फिर बाद में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ का Na रिएक्ट किया SO4 के साथ में, तो ये बन जाएगा आपका NaSO4 प्लस। अब देखो बड़ा यहाँ पर H कितनी, 1 2 और यहाँ पर एक 3 H है। आपको पता है H2O के अंदर बड़ा या तो 2 H होंगे, अगर इसके मॉलिक्यूल 2 है तो 2 के डबल 4 H होंगे, लेकिन यहाँ पर H बच गए 3। अब 3 से कभी H2 बन सकता है क्या, नहीं बना। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, मुझे यहाँ पर 2 करने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लेता लूंगा 2। तो आपके Na भी 2 हो गए और OH भी आपके 2 हो गए। अब देखो आपके Na कितने हो गए, 2 हो गए, तो Na को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लूंगा, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। क्या नाम है बेटा, सोडियम सल्फेट। ये मैंने आपको आगे लिखाया हुआ है, सोडियम सल्फेट। अब आपको देखना है कि इसके सामने वाटर के कंपाउंड कितने निकलते हैं। तो देखो यहाँ पर H कितने, 2 H बड़ा कितने, 2 H है, मतलब 2 यहाँ के और 2 यहाँ के, 4 H हो गए और यहाँ के 2 हो गए, तो 4 H और 2। एक बार अपन H2 लिख लेते हैं। ओके, अब हमको देख करने हैं 4 H करने हैं, और वो कितने, 2, तो 4 H को करने के लिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ताकि ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ H2O, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर के 2 अणु बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो बना है वो बना है आपका सोडियम क्लोराइड, और एक बना आपका सोडियम सल्फेट। इसके अंदर न तो नेचर आपकी एसिडिक की है और न ही इसकी नेचर बड़ा बेसिक की है, मतलब न एसिडिक है न बेसिक है। ये बन जाएगा आपका न्यूट्रल, ये बन जाएगा आपका न्यूट्रल कंपाउंड, उदासीन कंपाउंड बन जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं बड़ा, इसलिए इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। अब देखो बड़ा पीएच स्केल जो होता है वो आपका कहाँ काम आता है, ये आपके अगर नेचर में कोई भी चीज अगर हमको पता नहीं है बड़ा वो एसिडिक है या बेस है, देखो बड़ा या तो बड़ा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसको अपन टेस्ट करके आसानी से बड़ा अपन चेक कर पाते हैं कि प्रोडक्ट कैसा होगा आपका, या तो एसिडिक होगा या आपका बेसिक होगा। तो देखो जैसे अगर कोई प्रोडक्ट अगर खट्टा है, श्योर है, तो वो होगा एसिडिक होगा, मीन्स अम्लीय होगा। या प्रोडक्ट आपका अगर कड़वा है, बिटर है, तो वो आपका हो जाएगा बेसिक, इट मीन्स कड़वा हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे है जिसको अपन बार बार टेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो सारे प्रोडक्ट को हमको चेक नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन कुछ एक स्पेशल इंडिकेटर काम में लेते हैं। इस इंडिकेटर का नाम है आपका पीएच स्केल, इसको अपन कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट मीन्स सार्वभौमिक सूचक। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि पीएच स्केल है, इसकी बेटा फुल फॉर्म क्या होती है। पी का मतलब होता है पोटेंस और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। पोटेंस जो है उसकी मीनिंग जो होती है शक्ति, अब हाइड्रोजन मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन आपका जो एटम है वो वाला। मतलब आपको देखना है कि आपको जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ होगा उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कितनी शक्ति है, हाइड्रोजन की कितनी पावर है। हाइड्रोजन उसके अंदर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिड होगा, मीन्स अम्लीय होगा। और जितनी बड़ा हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन के आयन जितने उसके अंदर कम होंगे उतना वो क्या होगा, बेसिक होगा। मतलब अपन हाइड्रोजन के कंपेयर के अंदर पहचान सकते हैं कि आगे वाला कंपाउंड आपका एसिड होगा या बेसिक होगा। ओके, अब हो गया। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस पीएच स्केल की डेफिनेशन बेटा क्या होती है। ये क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग विकल्पों को अपन क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन का बेटा कौन सा लॉग होगा, नेगेटिव लॉगरिथम होगा, तो उसको पीएच बोलेंगे, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो देखो इसका सूत्र क्या हो सकता है। इसका सूत्र इसका जो फॉर्मूला है वो इसके लैंग्वेज से ही निकलेगा। क्या बोला है, कौन सा आयन बोला है, हाइड्रोजन आयन। तो मैंने ले लिया ये देखो पीएच इक्वल या पीएच बराबर आपने लिया हाइड्रोजन आयन, बोला ये हाइड्रोजन आयन इस प्रकार से होता है। हाइड्रोजन आयन का कौन सा लॉगरिथम, नेगेटिव, तो आप बोला है माइनस लॉग। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला पीएच बराबर माइनस लॉग एच आयन। ओके, अब एच आ गया। बट आपको पता है कि नेचर के अंदर कभी भी एच आयन अकेला संभव नहीं है। तो आपको लिखना है प्रकृति में कभी भी एच आयन अकेला नहीं है। प्रकृति में एच आयन अकेला या स्वतंत्र संभव नहीं है, अकेला संभव नहीं है। Do not possible of hydrogen ion in free in hydrogen ion free in नेचर। तो आप बोलोगे सर अगर एच आयन फ्री रह सकता नहीं है तो ये क्या करेगा। तो एच आयन जो होगा वो आपके बेटा वाटर के साथ में कांटेक्ट करेगा, वाटर के साथ में क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा और आपको बना देगा। देखो यहाँ पर पहले से ही H2 है, अब एक H अगर और ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा H3O और इस H का जो प्लस है वो लग जाएगा इसके ऊपर। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोनियम आयन। ओके, सिंपल है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अब हमने देखा है कि एच आयन फ्री रह सकता नहीं है, तो एच आयन क्या करता है आपके वाटर के साथ में कांटेक्ट करके आपका हाइड्रोजन आयन बना देता है। अब ये फॉर्मूला जो चेंज हो जाएगा इस प्रकार जो हो जाएगा पीएच इजिकल टू माइनस लॉग, अभी एच आयन की जगह आपका हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आ जाएगा। अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा पीएच माइनस लॉग 10 हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और बेटा आपने क्या देखा है कि ये जो हाइड्रोजन जो होता है या जो पीएच स्केल है ये कैसा है, एक सार्वभौमिक सूचक है। तो इसको बोलेंगे सार्वभौमिक सूचक, मीन्स इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है ना। मतलब सारी चीजों को इंडिकेट कर सकता है। जितने भी आपके नेचर में चाहे मिट्टी का पीएच ज्ञात करना हो, चाहे यूरिन का पीएच ज्ञात करना हो, चाहे भी कोई भी खाने वाला प्रोडक्ट हो, चाहे आपके पॉइंट का वाटर हो, नदी का पानी हो, किसी का भी चीज हो, सबका पीएच अगर ये नाप सकता है इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल। मतलब यूनिवर्स का कोई भी चीज हो सारे को इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, अब आपको देखनी बेटा पीएच इसके बेटा परास कितनी होती है। इसकी बेटा परास मीन्स इसकी रेंज कितनी होती है। तो पीएच इसकी जो परास होती है वो 0 से लगा करके 40 तक होती है। कहां से होती है, 0 से लगा करके 40 तक। अब इसको परास को अपने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। एक तो बड़ा होती है 0 से लगा करके 6.9 तक, दूसरी बड़ा इसकी रेंज होती है 7 होती है एग्जैक्ट, और तीसरी आपकी रेंज होती है 7.1 से लगा करके 14 तक। मैंने पीएच की जो टोटल परास है या टोटल जो रेंज है 0 से लगा 14, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो 0 से 6.9,
अगर किसी की पीएच मतलब किसी भी सॉल्यूशन को या किसी भी विलियम को अपन मापते हैं, जैसे मान लो आपको मिट्टी को दिया, आपको दिया कि ये जो सॉइल है ये मिट्टी है, इसका आपको पीएच निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन सॉइल लेंगे, मिट्टी लेंगे और मिट्टी के अंदर डालेंगे आप डिस्टिल वाटर। नल का पानी मत डालना क्योंकि नल के पानी का भी कुछ ना कुछ पीएच होता है। डिस्टिल वाटर आपको इसलिए यूज करना है कि डिस्टिल वाटर का जो पीएच होता है वो एग्जैक्ट 7 होता है, न तो वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, इसलिए इसको जिसमें भी हम ऐड करेंगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो आपको सबसे पहले मिट्टी लेनी है, मिट्टी के अंदर डालना है आपको वाटर डालना है, डिस्टिल वाटर डालने के बाद फिर इसको करना फिल्टर मतलब छानना है। तो उसका जो भी सॉल्यूशन बनेगा, उसका जो भी विलेन बनेगा, उस विलेन के अंदर आपको पीएच की 2 या 3 ड्रॉप डालनी है और 2 या 3 ड्रॉप डालने के बाद उसका सॉल्यूशन का जो भी कलर होता है उस कलर को आपके पीएच स्केल में दिए हुए कलर से आपको मैचिंग करना है, तो आपका उसका पीएच निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 0 से लगाकर 6.9 के बीच में आता है तो वो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका एसिडिक। क्या हो जाएगा, एसिडिक मीन्स अम्लीय हो जाएगा। यदि किसी का पीएच बड़ा 1 के 7 आ जाए तो बड़ा वो हो जाएगा आपका न्यूट्रल मीन्स उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उदासीन। और यदि किसी का पीएच 7.1 से लगाकर 14 के बीच में आता है तो उसका पीएच आपका हो जाएगा बेसिक मीन्स क्षारीय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब साथ में अपन इसकी एक ड्रॉ भी देख लेते हैं कि पीएच स्केल की ड्रॉ कैसे होती है। तो देखिए पीएच स्केल एक्चुअल में इस प्रकार स्केल की तरह होता है। ठीक है, इसके बीच में एक लाइन होती है जो इसको बराबर 2 भागों में बांटती है। इसकी रेंज 0 से लगा करके 14 तक होती है और यहाँ पर आपका हो जाएगा 7। इसमें एक तिरछी लाइन खींचते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपके 0 से 7 के बीच में इसकी नेचर कैसे होगी, एसिडिक। और एसिडिक जो नेचर होती है वो किस कारण होती है, मतलब किसी भी सब्सटेंस में अगर जितने ज्यादा आपके H आयन होंगे, जितने ज्यादा आपके H आयन होंगे वो उतना ही ज्यादा कैसा होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। और जिसके अंदर बड़ा, अब देखो यहाँ पर H आयन क्या ज्यादा है, देखो सब देख पा रहे हो यहाँ पर H आयन क्या है, अब ज्यादा यहाँ 7 के ऊपर क्या होगा, यहाँ का और यहाँ का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यहाँ पर H आयन और यहाँ पर होते OH आयन, क्या होते हैं OH आयन। तो यहाँ पर आपके H आयन और यहाँ पर आपके OH आयन दोनों की इक्वल क्वांटिटी है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन उदासीन मींस न्यूट्रल। क्या बोलेंगे, उदासीन मींस न्यूट्रल बोलेंगे। और यहाँ पर आप देखो 7 के बाद यहाँ पर H आयन तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बट यहाँ पर OH आयन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जैसे बड़ा OH आयन की संख्या बढ़ रही है वैसे आपका नेचर कैसा हो जाएगा, आपका बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेसिक मींस क्षारीय हो जाएगा और यहाँ पर इस वाला 0 से 6.9 तक हो जाएगा आपका एसिडिक हो जाएगा। तो ये आपका पीएच इस प्रकार डायग्राम होता है। ओके।